वंदे मातरम बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रेपकर एकेडमी पर। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चार्ज के विषय में पढ़ा था और आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। व्यक्तिगत कारणों से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग पुनः उसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बोर्ड की स्कीम भी आ चुकी हैं और जल्द ही एग्जाम शुरू होने वाले हैं 16 फरवरी से। तो बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा डेप्थ में न पढ़ते हुए वो क्वेश्चंस ज़्यादातर कवर करेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो जहां हमने पिछला टॉपिक समाप्त किया था, अभी वो पूरा समाप्त नहीं हो पाया था, उसी को थोड़ा कैरी करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक था चार्ज। चार्ज यानी आवेश। हम लोग इसके बेसिक एप्लीकेशन को पढ़े थे कि चार्ज जनरेट कैसे किया जाता है, किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इस आधार पर हम ये समझ सके हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो आज हम चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे और दोनों को हम कैसे जनरेट करते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे और चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो आवेश यानी चार्ज। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, दो बॉडी को घर्षित करते हैं, तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अर्थात इस आधार पर हम कहते हैं जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये चार्ज जनरेट कैसे होते हैं? ये चार्ज जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तब जनरेट होते हैं। जैसे हम लोग कांच को प्लास्टिक से, जब हम कांच को प्लास्टिक से रब करते हैं तब कांच पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यानी यह धनावेश हो जाता है, और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, यानी ऋणावेश हो जाता है। अब ये दो प्रकार के चार्ज जनरेट होते हैं कब? जब हम रब करते हैं, यानी एक दूसरे को घर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य पदार्थों की चर्चा करें, जैसे वैद्युत अपघट्य में हम चलते हैं। अगर हम Na और Cl को लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन, अगर इन दोनों का भी आपस में मिश्रण किया जाए तो Na के पास इलेक्ट्रॉन्स और जो Cl होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। यानी जो सोडियम होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत इसकी लास्ट कक्षा से ज्यादा होता है, क्लोरीन के पास एक कम होता है। जिसके कारण होता क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, Cl के पास चला जाता है, जिसके कारण इस पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन चला आता है तो इसके पास हो जाता है नेगेटिव चार्ज। यहां पर ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आयन की स्थिति में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक, अब Na के पास प्लस चार्ज हो गया, Cl के पास माइनस चार्ज हो गया। तो यहां से एक चीज और कंफर्म हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कांच और सोडियम दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे और प्लास्टिक और क्लोरीन ये दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक, ये चार्ज की बेसिक जो है फार्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इसका फार्मूला होता क्या है, यानी चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यों? और क्यू बराबर होता क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा, यानी दोनों ही स्थिति में वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं। तो यानी जो आवेश होता है वो डिपेंड किस पर कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, तो यानी आवेश की डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करेगी। तो अगर हम बात करते हैं कोई मैटर है हमारे पास और इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हो गया जो चार्ज इस पर जनरेट होगा वो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चार्ज जनरेट करते हैं। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका जो आवेश है वो इसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। यानी हम कहना चाहें अगर इसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश जनरेट कर रहा है तो कितना आवेश जनरेट करेगा? तो Q बराबर E, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। ठीक है, तो इस सिंबल को हम लिखते हैं कुछ ऐसे माइनस E। ठीक है, अब E के ऊपर ऋणावेश होता है, इसका मतलब ये हो गया जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट हो रहा है, और ये आवेश
एक इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मान लीजिए किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आत्म कक्ष में, यानी उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तब क्या होगा, तब उसका आवेश क्या माना जाएगा, 2e, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। इसी प्रकार से आत्म कक्ष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 3 कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन तो सभी के साथ रहेगा, बस उसके गुणज चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 1 माने तो 1 गुणज है, यहाँ पर 2 माने तो 2 गुणज है, यानी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग अगर 1 2 3 आप तो समान रखते जाएंगे तो इसको हम मान लेते हैं ये n, क्योंकि ये कुछ भी हो सकती है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग हो सकती है। तो इस आधार पर इसका हम फार्मूला बनाएंगे तो Q बराबर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन और साथ में नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूला बन जाएगा Q बराबर एनी, यानी जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। इसका एक फार्मूला और भी होता है, Q बराबर IT। अभी ये फार्मूला आया कहां से है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत रूप से पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक आएगा हमारा। तो Q बराबर IT, यानी I क्या है, I है यहाँ पर धारा, और T क्या है, समय। यानी धारा और समय का जो गुणनफल होता है वो भी आवेश के बराबर होता है, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक, अगर हम यहां से आवेश की परिभाषा देना चाहें तो एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। ठीक, और दूसरी डेफिनेशन अगर हम जिसकी बेसिक डेफिनेशन है उसको बनाने का प्रयास करें तो हमने देखा जब हम रब करते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आया, एक पर नेगेटिव चार्ज आया। अब अगर इसी चार्ज के पास इसी बॉडी का एक चार्ज लेकर आए, यानी प्लस Q एक चार्ज हो गया है, और इसी के पास कोई ऐसा चार्ज लेकर आए जो सेम प्रकृति का हो, यानी प्लस का ही हो। हम यहां पर लेकर आते हैं प्लस Q1 चार्ज, तब क्या होगा। और दूसरी स्थिति यह है, अगर ये प्लस Q है और इसके अपोजिट नेचर का एक चार्ज लेकर आए, हम मान लेते हैं हम लेकर आए हैं माइनस Q1, तब क्या होगा। इन दोनों स्थितियों में होगा क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों किस प्रकार के चार्ज हैं, दोनों सजातीय चार्ज, सजातीय चार्ज हैं। सजातीय चार्ज का मतलब एक जैसा आवेश है, और जब इन पर एक जैसा आवेश होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे ही इस चार्ज को हम इस ओर लाने का प्रयास करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण इनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस प्रकार का फोर्स है, रिपल्शन, यानी इसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इन आवेशों पर चर्चा करें, ये पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश है, ये नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश है, क्या इन पर भी इसी प्रकार का फोर्स अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन ये एक दूसरे को रिपल नहीं बल्कि अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये विजातीय हैं। तो इन दोनों के मध्य जो फोर्स कार्य करता है उसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, यानी इसे हम कहते हैं आकर्षण बल। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी के आधार पर चार्ज आकर्षण का भी अनुभव करते हैं और प्रतिकर्षण का भी अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण का अनुभव कब करते हैं, जब दोनों सजातीय आवेश होते हैं, और आकर्षण का जब दोनों विजातीय ग्रुप बनाते हैं, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां से हम आवेश की एक और डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं आवेश। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। और जिसकी पहली डेफिनेशन हम लोगों ने भी पढ़ी, Q बराबर IT होती है, धारा और समय के गुणनफल को भी हम आवेश कहते हैं। अब आवेश की थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी को हमको और ध्यान देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो बहुत बेहतर तरीके से वहां समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, यानी प्लस Q आवेश की, तो प्लस Q आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, और ठीक इसी प्रकार से हम माइनस Q आवेश की बात करेंगे, और यहां पर भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये कैसे होती हैं। तो जो प्लस चार्ज होता है यानी प्लस Q, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सेंटर से बाहर की ओर होती है। ये कुछ ऐसे इसकी वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं, इसका डायरेक्शन सेंटर से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। और जो ऋणावेश है यानी इसका विजातीय है, इस पर जस्ट अपोजिट होता है। यहां पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं
वो बाहर से केंद्र की ओर होती है, कुछ ऐसे डायरेक्शन में। ठीक, अब अगर एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, दूसरे जो है नेगेटिव डायरेक्शन वाले प्रॉपर्टीज वाले चार्ज हैं, तब क्या होगा? अब यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी केंद्र से बाहर की ओर, और ऋणावेश पर क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, धनावेश में केंद्र से बाहर की ओर और ऋणावेश में बाहर से केंद्र की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वतंत्र धनावेश मार्ग है वो धनावेश से स्टार्ट होता है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होता है, यानी यही वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे चलते चलते आकर यहाँ पर आकर समाप्त हो जाएंगी। यहां से हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो धनावेश होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से बाहर की ओर होती हैं, और जो ऋणावेश होता है वहां पर बाहर से अंदर की ओर होती हैं। अब यहां से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं यहां पर जाकर समाप्त होती हैं, इसीलिए अट्रैक्ट करती हैं और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अब आ जाते हैं Q बराबर IT पर। यहां से इसका मात्रक क्या बनेगा? तो आवेश का मात्रक धारा गुणे समय, यानी जो धारा का मात्रक होगा और जो समय का मात्रक होगा, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी इसका एक मात्रक यहां से बन जाएगा एम्पियर सेकंड, और दूसरा मात्रक आवेश का होता है कूलम। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा कूलम। ये इसके दो मात्रक होते हैं। तो इतनी चीज हम लोग चार्ज में पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो चलिए बच्चों, अब हम धारा को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हमको तीन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहली बात है चार्ज यानी आवेश, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसे हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। और तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ईएफ, विद्युत क्षेत्र। और इन तीनों चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो विद्युत धारा हमको बहुत आसानी से समझ में आएगी। विद्युत धारा होती क्या है, जनरेट कैसे होती है। तो सबसे पहले हमको चार्ज पढ़ना होगा। चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ विद्युत विभवांतर, और विद्युत विभवांतर होता क्या है इस पर ध्यान देंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर पर हम लोग ध्यान देते हैं। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ये पहला पॉइंट है बिंदु ए, ये दूसरा पॉइंट है बिंदु बी, और ये तीसरा पॉइंट है बिंदु सी, और यहाँ पर हमने चौथा पॉइंट ले लिया है बिंदु डी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इन चारों पॉइंटों में ए बी सी डी में किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं बिंदु ए पर एक बॉल है और इस बॉल को हम ए पॉइंट से छोड़ देते हैं तो बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगी, ट्रेवल करेगी, और ये किस बिंदु पर आ जाएगी? ये बिंदु डी पर आ जाएगी। ठीक, अगर इसी बॉल को हम बिंदु बी पर लेकर आए और वहां से छोड़े तब क्या होगा? तब भी आसानी से सी पर आएगी और फिर डी पर आ जाएगी। अगर इसी बॉल को हम डी पर लेकर आए और तब देखें इस पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब इस बॉल को हम यहां पे लेकर आ गए, यानी अपने लास्ट चीज पर ये बॉल आ गई है। अब यहां पर जब हम लाते हैं तो हम देखते हैं ये बॉल कहीं भी नहीं जा रही है, यानी जब ए पर रखते थे तो बी सी डी को ट्रेवल करती थी, जब डी पर ही रख देते हैं तो ना तो ये सी पर जाती है, ना ही बी पर जाती है, ना ही ए पर जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसके पास एनर्जी नहीं है।
अब इसको एनर्जी कैसे मिलेगी, यानी अगर हम इस बॉल को सी पर या बी पर या ए पर ले जाने का प्रयास करें तब क्या होगा, तब हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी इसी बॉल को हम अपने हाथ पर रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको डी से सी तक लेके जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां तक लेके जाएंगे, तो हमको ग्रेविटी के अंतर्गत कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बॉल को जब हम यहां तक ऐसे लेकर गए तो हमको लगभग 20 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक है, यानी हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है वो 20 जूल है, और यही 20 जूल जो वर्क किया जा रहा है ये जाता कहां है, ये इसी बॉल में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थापित हो जाता है। अगर अब हम बिंदु सी से इस बॉल को छोड़ दें तो वापस ये डी पर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके पास 20 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस बॉल को और ट्रेवल कराना है ऊपर, तब क्या करना होगा, हमको और कार्य करना होगा, और जब हम और कार्य करेंगे तो हम बिंदु बी पर पहुंच जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर बॉल के साथ किया गया कार्य कितना है, 100 जूल का कार्य है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। और अगर हमको मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचना है, बिंदु ए पर पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं हमको और कार्य करना पड़ेगा, और जब हम और कार्य करेंगे तो कार्य की मात्रा 100 जूल से ज्यादा हो जाएगी। हम जब पॉइंट ए पर ही वापस गेंद को लेकर पहुंच जाते हैं तो हम मान लेते हैं यहां पर हमको 200 जूल वर्क करना पड़ता है। जब हम इतना वर्क करते हैं कि ये वर्क इसी बॉल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थापित हो जाता है, और अब अगर बॉल को हम छोड़ देंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये आसानी से नीचे की ओर चली जाएगी। अब हम देखते हैं जो नीचे वाला पॉइंट है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, यानी 0। और बॉल को जब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आ जाती है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तक वापस आती है। यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर मिनिमम। ठीक, लेकिन जब मिनिमम वाले पॉइंट पर रख देते हैं तो मैक्सिमम पर ट्रेवल ही नहीं करती है, उसके लिए हमको वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी गेंद, कोई भी पदार्थ हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जहां पर मैक्सिमम होगी वहां से जिधर लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी उधर ट्रेवल करता है। ठीक है, यानी ये बॉल नीचे की ओर ट्रेवल करेगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की ओर। ठीक है, और यहां पर अगर हम एनर्जी के साथ सिर्फ पोटेंशियल को लें, एनर्जी को ना लें, तब क्या होगा, हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल 200 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो हम देख रहे हैं ये गेंद मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की तरफ आसानी से आ रही है। ठीक है, तो यहां से हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी वस्तु मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा से सदैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की ओर ट्रेवल करती है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, मान लेते हैं एक बंदूक है और बंदूक के अंदर ये लगी हुई एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के जस्ट आगे एक गोली है, एक बुलेट है, और हम देख रहे हैं अगर इसको हम सामान्य अवस्था में छोड़ देते हैं तो क्या बुलेट आगे की ओर ट्रेवल करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, ये ट्रेवल नहीं करेगी। अच्छा, इसको ट्रेवल कराना है तो हमको क्या करना होगा, इस गोली के साथ कुछ ना कुछ वर्क करना होगा और इसको पोटेंशियल एनर्जी देनी होगी। अब ये कैसे देंगे, इसकी हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हम इस तरफ दबा दें, किसकी सहायता से, गोली की सहायता से। ये स्प्रिंग यहां तक आ चुकी है। ठीक है, और जब हम इसकी सहायता से दबाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इस गोली को पीछे की ओर लाने के लिए। अब ये गोली यहां पर आ गई है और इस पॉइंट से यहां तक आई है, तो हमने मान लिया ये गोली के साथ किया गया कार्य कितना है, ये W कार्य है, और ये W कार्य का मान हम मान लेते हैं 20 जूल है। अब ये जो गोली पर किया गया कार्य है ये कहां चला जाता है, ये गोली पर किया गया कार्य इसी गोली में ही पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर अब यहां से हम स्प्रिंग को छोड़ दें तो स्प्रिंग इस पर फोर्स अप्लाई करेगी और बहुत तेजी से आगे की ओर ट्रेवल करेगी, जो पहली स्थिति में ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। अब मान लीजिए इसी गोली की स्थिति को हम पुनः चेंज करें, यानी कंडीशन नंबर 3, स्प्रिंग को हम बहुत ज्यादा दबा दें अंदर की ओर,
और गोली यहाँ पर आ जाए, ठीक, और हम मान लेते हैं यहाँ पर बंदूक का ट्रिगर है और बंदूक के ट्रिगर को एकदम हम फिट करके लॉक करते हैं, तब क्या होगा, तब जितना कार्य हमने किया है इस पॉइंट से यहां तक लाने में, मान लेते हैं कार्य कितना 100 जूल किया है, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कहां पर स्थापित हो जाएगा, इस गोली, और जैसे ही हम बंदूक की ट्रिगर को दबाएंगे ये 100 जूल की एनर्जी से गोली आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 100 जूल है, यानी अभी तक ये मैक्सिमम है, और हम यहां पर देख रहे थे यहां पर अभी तक की मिनिमम थी। तो ये गोली यहां से यहां तक पहुंचेगी, यानी जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो यहां से प्रूव होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से ही हमेशा वस्तु जिधर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस ओर ट्रेवल करती है। इसी आधार पर अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। हम मान लेते हैं हमारे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु सी पर है और इसको हम मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, यानी बिंदु ओ है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हमको सी से ओ की ओर लाना है, तब क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे दोनों सजातीय चार्ज हैं, यानी सजातीय आवेश है, तो इन पर लगेगा रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये आसानी से आएगा नहीं। तब भी अगर इसको हम इस तरफ लाने का प्रयास करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बॉल को ऊपर लिया था और बंदूक की गोली को अंदर की ओर, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं यहां से आगे एक और पॉइंट लेते हैं, बिंदु बी तक लेकर आते हैं। जब यहां तक लेकर आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लेते हैं ये कार्य हम करते हैं 20 जूल का, और ये कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किसके पास पहुंच जाएगा, इसी चार्ज, यानी इसी आवेश के पास पहुंच जाएगा 20 जूल के रूप में, यानी स्थापित हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अगर हम इसको और आगे लेकर आते हैं, यानी इस चार्ज को बिंदु बी से इसके आगे और बिंदु मान लेते हैं ए, यहां तक लेकर आते हैं, तब क्या होता है, तब हमको कहीं ना कहीं इन दोनों चार्जों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण और अधिक वर्क करना होगा। तो हम और वर्क करेंगे और कार्य करेंगे। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक लाने में टोटल वर्क हो गया 100 जूल, और ये 100 जूल वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किसमें स्थापित हो जाएगा, इसी स्वतंत्र धनावेश में, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देख रहे हैं इन दोनों पॉइंटों पर सी और ए पर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां पर तो कुछ ट्रबल ही नहीं कर रहा है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब इसको हम सी से बी की ओर लेकर आए तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, यह वर्क था 20 जूल, जिसके कारण इस चार्ज में 20 जूल की स्थितिज ऊर्जा स्थापित हो गई। और जब इसी चार्ज को हम बिंदु ए तक लेकर आए तो हमको 100 जूल वर्क करना पड़ा, और इसी चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल स्थापित हो गई। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है मैक्सिमम, अधिकतम है, और यहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये मिनिमम है। और हमने किया क्या है, आवेश को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की ओर लाया है। अब यहां से अगर इसको हम छोड़ देंगे, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से हमने चार्ज को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की ओर लाया है, और यहां पर लाकर इस चार्ज को अगर हम छोड़ देंगे तो इन दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स है रिपल्शन, यानी रिपल करेंगे दोनों एक दूसरे को, ये बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा और वापस वहीं पर जाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा से मिनिमम स्थितिज ऊर्जा की ओर बढ़ेगा। यहां से हमको ये दिख रहा है कि जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। हम मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, यहां पर कितना है पोटेंशियल 100 वोल्ट, इस वाले पॉइंट पर बी वाले पर कितना है 20 वोल्ट। तो चार्ज यहां पर लाकर जब हमने छोड़ा तो ये चार्ज रिपल्सन के कारण बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, पॉजिटिव चार्ज का ट्रेवल करने का, और ये मैक्सिमम
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिया था और यहाँ पर इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। तो यानी यहाँ पर जो इसका विभव है वो 100 वोल्ट है और यहाँ पर जो इसका विभव है वो 0 वोल्ट है। तो यानी जो चार्ज ट्रेवल किया वो मैक्सिमम विभव से मिनिमम विभव की ओर ट्रेवल किया। ठीक, तो यहां से एक पॉइंट ये याद रखिएगा सभी लोग कि जो आवेश होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करता है। यहाँ पर 100 वोल्ट का अगर पोटेंशियल है, यहाँ पर 0 वोल्ट का है, तो मैक्सिमम से मिनिमम की ओर ही ट्रेवल करेगा। कौन? आवेश ट्रेवल करेगा। और अब बात आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर यहाँ पर बिंदु ए पर 100 वोल्ट है, बिंदु बी पर 20 वोल्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? यानी बिंदु बी तथा ए के मध्य ये डिफरेंस आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80 वोल्ट का डिफरेंस है। और इसी 80 वोल्ट के डिफरेंस के कारण ही ये प्लस चार्ज ए से बी की ओर आएगा। और जब सी पर पहुंचते हैं तो सी पर 0 है वोल्ट। अगर ए और सी का डिफरेंस निकालेंगे तो 100 वोल्ट आएगा, जिसके कारण ये चार्ज ए से सी की ओर ट्रेवल करता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। होता क्या है, पहली स्थिति में हमने आवेश को इधर लाया था जिससे उस पर पोटेंशियल एनर्जी स्थापित हुई और हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया। और इस आवेश को जैसे हमने सी पॉइंट से लाया है, इसको हम किसी भी पॉइंट से ला सकते हैं। हम मान लेते हैं इसको इनफाइनाइट से ला रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से हम इस क्षेत्र में लेकर आएंगे तो यहाँ पर तो आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण गुण व्यक्त करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेकर आएंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ से हम वैद्युत विभव की परिभाषा बना सकते हैं, यानी किसी भी आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु सी अथवा बी अथवा ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। क्योंकि हम जान रहे हैं आवेश को जब हम लेकर आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। हम मान लेते हैं ये वर्क कितना कर रहे हैं, हम लोग डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं। और किसको लेकर आ रहे हैं? चार्ज को। हम मान लेते हैं चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो हम कितना आवेश लेकर आए? क्यू। जब यहां आवेश लेकर आए तब यही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। क्यों? क्योंकि यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थापित हुआ। यही इसका पोटेंशियल हो गया, यही इसका विभव हो गया, यानी V। और V बराबर होता क्या है? W/Q। ठीक, अब यहां से इसका हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। W यानी कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश, आवेश का क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, अथवा विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये हो गया वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को या किसी भी धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, आवेश के पास किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसका वैद्युत विभव कहलाएगा। V बराबर W/Q। ये हो गया इसका वैद्युत विभव। और विभवांतर क्या होता है? एक बिंदु B है, दूसरा A है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 80 वोल्ट। तो दो बिंदुओं के बीच, चाहे वो C और B हो, चाहे B और A हो, दो बिंदुओं के बीच किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ पर जो बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है वो 100 जूल है पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका विभवांतर 100 वोल्ट से 20 वोल्ट घटाने पर आ जाएगा कितना? 80 वोल्ट। यहाँ पर 20 वोल्ट था, यहाँ पर 100 वोल्ट था, तो दोनों का डिफरेंस 80 वोल्ट। ये हो जाएगा वैद्युत विभवांतर। यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वही उसका विभवांतर कहलाएगा। यहाँ पर 20 जूल कार्य था, यहाँ पर 100 जूल, दोनों का अंतर कर लिए तो आ गया 80 जूल वर्ग। और यही 80 जूल वर्ग पोटेंशियल के रूप में स्थापित हो जाएगा 80 वोल्ट। तो ये हो गया वैद्युत विभवांतर। अब इसके बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी ध्यान देना है। छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक, हम मान लेते हैं कोई आवेश है और इस आवेश पर धनावेश यानी चार्ज है ये पॉजिटिव, और इसके पास हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं। तब क्या होगा? अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा दूर है तो ना तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, ना ही प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। परंतु जब इसके नजदीक लाएंगे तो अगर ये सजातीय है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फिर
प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आकर्षण बल लगाएगा। यानी ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा कब? जब किसी आवेश को इसके आसपास लेकर हम आए। आसपास का मतलब यानी इसके रीजन में लेकर आए, इसके क्षेत्र में लेकर आए। तो हम मान लेते हैं इसका क्षेत्र ये सर्कल है। अगर इस सर्कल के पास कोई भी आवेश आएगा, पॉजिटिव आएगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तब आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो यहां से ये जो क्षेत्र बन रहा है इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या? तो चलिए अब विद्युत धारा को हम लोग पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम आई की चर्चा करेंगे। आई जनरेट कैसे होता है। ठीक, हम मान लेते हैं एक चालक है। चालक में दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यानी हम इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। पॉजिटिव चार्ज बता रहा है यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज है, और जो यहाँ पर वोल्टेज है वो काफी मिनिमम वोल्टेज है, या यूं कहें लोअर वोल्टेज है। यानी ये उच्च विभव हो गया और ये निम्न विभव हो गया। तब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इस अवस्था में जब एक तरफ उच्च विभव हो दूसरी तरफ निम्न विभव हो तो चार्ज होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रेवल करता है। यानी चार्ज कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा, प्लस क्यू। चार्ज कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करेगा, तो चार्ज ए से बी की ओर बढ़ रहा है, और इस अवस्था में बिंदु बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। यानी अपोजिट डायरेक्शन में, किसके? चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर आते हैं और चार्ज ए से बी की ओर जाता है, तो जो चार्ज का डायरेक्शन होता है, जो क्यू का डायरेक्शन होता है, इसी को माना जाता है कि ये आई का डायरेक्शन होता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धनावेश की दिशा में होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सेम आवेश के ही डायरेक्शन में होता है, और अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस ओर है तो जो चार्ज है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जिसके कारण धारा भी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बिंदु ए से बी की ओर बहेगी। अब बात यह आती है, क्या पॉजिटिव चार्ज ही धारा के मार्ग को निर्धारित करते हैं या नेगेटिव चार्ज भी निर्धारित करता है, या पॉजिटिव चार्ज ही केवल धारा उत्पन्न करता है या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है? तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कौन है? प्लस क्यू, जो ए से बी की ओर। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर आया और ए से बी की ओर धनावेश गया। ये दोनों ही धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, अब ये दोनों ही धारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो बात ये आती है किसके डायरेक्शन को हम मानेंगे? धारा का डायरेक्शन होता है। तो अभी हमने चालक लिया था, और चालक कैसा था? ये धातु चालक था, यानी धातु। तो धातु में ये प्लस और ये माइनस। दूसरी स्थिति हम ले लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट की, यानी विद्युत अपघट्य की। तो विद्युत अपघट्य में मान लेते हैं HCl को, यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जो प्लस चार्ज के साथ, और ये माइनस चार्ज के साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा होता है वो ट्रेवल करेगा Cl के साथ। यानी किसी भी बर्तन में अगर HCl का मिश्रण रख दिया जाए और उसमें वोल्टेज लगाया जाए, तो जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये डायरेक्शन हो जाएगा धनावेश का, और जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से क्लियर हो जा रहा है कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो आगे की ओर ट्रेवल करता है, और Cl के पास जो होता है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ये तो वैद्युत अपघट्य की बात आ गई। लेकिन क्या धातुओं में ऐसा होता है?
क्योंकि हमने पढ़ा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करते हैं, क्योंकि धातु में तो जो चार्ज है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। यहाँ पर ट्रेवल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वास्तव में चार्ज नहीं, यहाँ पर आयन का रूप ले चुके हैं, तो आयन के कारण ये पॉजिटिव जो धनायन होता है वो आसानी से ट्रेवल करता है, ऋणायन इस दिशा में ट्रेवल करता है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करते हैं इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास भी आवेश होता है, तो ये धारा उत्पन्न करेगा I1। क्या धनावेश इस डायरेक्शन में जाता है, तो वास्तव में तो धनावेश नहीं जाता है, लेकिन धनावेश इलेक्ट्रॉन की सहायता से आगे की ओर बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन की सहायता से बढ़ता है तो ये I2 धारा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल धारा ज्ञात करेंगे तो आना चाहिए I1 धन I2। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव हो तो हम धनावेश के मार्ग को धारा का मार्ग नहीं कहते। एक्चुअली हम लोगों ने एक नियम बनाया है, एक धारणा बनाई जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, और उसी पर हम लोग भी कायम हैं कि जो धनावेश का मार्ग होता है उसी को ही धारा का मार्ग बनाया गया है, वही धारा का मार्ग फाइनल किया गया है। और धारा का मार्ग और आवेश का मार्ग इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बता दिया गया है। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है और चार्ज ट्रेवल नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और जिसे ये माना गया है कि यही धारा का मार्ग होता है, यही आवेश का मार्ग होता है, और ये आवेश अथवा धारा का मार्ग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगली क्लास पे आना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास जल्दी ही आएगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग क्लास पे बने रहें। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।